नमस्कार। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। बुद्धि वल्लभ सिलवाल के कलम से निकले गहराई भरे शोध और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हमारे आधुनिक इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, महात्मा गांधी को हम और आप सत्य और अहिंसा के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन उनके हिंसक अंत के पीछे की जो कहानी है वो कहीं अधिक गहरी और सच कहूं तो काफी जटिल है। तो चलिए सीधे मूल स्रोतों से लिए गए तथ्यों के जरिए उस दौर के वैचारिक टकराव को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद गांधी जी के बारे में क्या कहा था। आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। ये शब्द गांधी जी के उस विशाल ग्लोबल कद को बयां करते हैं। पूरी दुनिया के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। लेकिन इसी अथाह सम्मान के ठीक समानांतर हमारे अपने ही देश में एक बहुत ही कठोर ऐतिहासिक वास्तविकता भी आकार ले रही थी, जिसका सबसे खौफनाक अंजाम उनकी दुखद हत्या के रूप में दुनिया के सामने आया। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर गौर करने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले गांधीवाद का मूल, फिर हत्या का वो पूरा घटनाक्रम, उसके बाद उस दौर के वैचारिक विभाजन का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण और आखिर में विरासत की निरंतर लड़ाई। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, गांधीवाद का मूल। आखिर वो कौन सा वैचारिक और आध्यात्मिक आधार था जिसने गांधी जी के पूरे राजनीतिक जीवन को परिभाषित किया। अगर हम उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग को देखें तो इस पूरी विचारधारा के केंद्र में एक ही शब्द गूंजता है, सत्याग्रह। इसका सीधा सा मतलब है सत्य पर दृढ़ रहना। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द भर नहीं था, ये अन्याय से लड़ने के लिए गढ़ा गया अहिंसक प्रतिरोध का एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सक्रिय सिद्धांत था। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि कैसे ये विचार दक्षिण अफ्रीका में महज एक पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ और आगे चलकर भारतीय नागरिक अधिकारों के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार बन गया। यहाँ पर समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी के लिए किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितनी कि वो मंजिल। उनका मानना था कि साधन एक बीज की तरह है और साध्य यानी लक्ष्य एक पेड़ की तरह। मतलब बबूल का बीज बोकर अब आम के पेड़ की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कभी भी किसी भी लक्ष्य के लिए अपने तरीकों की शुद्धता से समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के लिए भी नहीं। ये उनका पक्का विश्वास था कि गलत तरीकों से कभी सही परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हत्या। इतिहास का वो पन्ना जो आज भी सबको चौंका देता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जीवन भर शांति और अहिंसा की बात करने वाले इंसान का अंत इतने हिंसक तरीके से हुआ। जनवरी 1948 के उन आखिरी दिनों की टाइमलाइन देखिए। 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में मदन लाल पाहवा ने बम से हत्या का एक नाकाम प्रयास किया। फिर आता है 30 जनवरी का वो दिन। शाम के 5 बजे के कुछ ही समय बाद जब गांधी जी बिरला हाउस में अपनी नियमित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, ठीक 5:17 पर नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला और बिल्कुल करीब से उनके सीने में गोलियां दाग दीं। मौके पर मौजूद एक अमेरिकन वाइस कॉन्सिल हर्बर्ट रेनर जूनियर ने तुरंत गोडसे को पकड़ लिया। लंबी अदालती कार्रवाई चली और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या इस हत्या को रोका जा सकता था? बाद में जांच के लिए जो कपूर आयोग बना, उसके निष्कर्ष सच में बेहद चौंकाने वाले हैं। 20 जनवरी के उस पहले बम हमले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रोफेसर जेसी जैन और मुरारजी देसाई जैसे लोगों ने एकदम स्पष्ट चेतावनियां दी थीं। लेकिन फिर भी एक भयंकर पुलिस लापरवाही हुई। इस सिस्टम की विफलता का सीधा सा मतलब ये था कि शायद इस ऐतिहासिक त्रासदी को टाला जा सकता था। भाग 3, वैचारिक विभाजन। हत्या के इन तथ्यों को देखने के बाद अब वक्त है कि हम उन परस्पर विरोधी विचारधाराओं को पूरी तरह निष्पक्ष होकर समझें जो उस समय के भारत को आकार दे रही थीं। देखिए, उस दौर में एक बहुत गहरा वैचारिक विरोधाभास पनप रहा था। एक तरफ गांधी जी का समावेशी राष्ट्रवाद था जो पूरी तरह से सर्वधर्म संभाव और हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पर टिका था।
और ठीक दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर से प्रेरित और नाथूराम गोडसे द्वारा समर्थित हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुत्व राष्ट्रवाद था। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के बीच का जो बुनियादी टकराव था ना, वही इस पूरी घटना के मूल में काम कर रहा था। और इस पूरे विभाजन के केंद्र में एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, पूरे 55.5 करोड़ रुपए। विभाजन के तुरंत बाद गोडसे और उनके समर्थकों का ये स्पष्ट दावा था कि गांधी जी ने मुसलमानों का अनुचित रूप से पक्ष लिया है। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि गांधी जी के ही दबाव में भारत सरकार ने नवगठित पाकिस्तान को 55.5 करोड़ रुपए की ये विशाल वित्तीय राशि देने का फैसला किया। इसी कथित तुष्टीकरण को, या कह ले फेवरेटिज्म को, हत्या का मुख्य कारण बताया गया। तो हत्या हो गई, सजा भी मिल गई, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हत्या ने उस वैचारिक टकराव को हमेशा के लिए शांत कर दिया? हम सब जानते हैं कि विचारों को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये टकराव आज के आधुनिक समय में किस तरह से इवॉल्व हुआ है। यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, विरासत की निरंतर लड़ाई। क्योंकि इतिहास कभी अतीत में नहीं रुकता। आज के परिप्रेक्ष्य पर अगर हम नजर डालें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। विश्व स्तर पर देखें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं के लिए गांधी आज भी नागरिक अधिकारों और शोषितों के हक के लिए लड़ने वाले एक कट्टर और क्रांतिकारी प्रतीक हैं। लेकिन अगर हम घरेलू राजनीति की बात करें तो कई विचारकों का मानना है कि गांधी जी की छवि को बहुत ही सेफ या सुविधाजनक बना दिया गया है। उन्हें अक्सर एक साफ सफाई के शुभंकर या स्वच्छ भारत के प्रतीक तक सीमित कर दिया गया है, जो उनकी मूल विद्रोही और धर्मनिरपेक्ष भावना से काफी अलग है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, स्रोतों से पता चलता है कि आधुनिक समय में नाथूराम गोडसे की छवि को भी एक नया रूप देने के प्रयास हो रहे हैं। आज साहित्य, नाटकों और कुछ राजनीतिक मंचों के माध्यम से उन्हें एक हत्यारे की बजाय एक देशभक्त के रूप में स्थापित करने की मांग की जा रही है। उनके नाम पर स्मारक बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने जैसे प्रयासों ने इस पुराने वैचारिक विभाजन को एक बार फिर से बिल्कुल सतह पर ला दिया है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि विरासत कभी भी स्थिर नहीं होती। ये हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन याद रख रहा है। तो सवाल ये है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां उस साहसी व्यक्ति को याद रखेंगी जो सत्य और अन्याय के खिलाफ बिल्कुल अडिग खड़ा रहा, या फिर राजनीति द्वारा गढ़े गए उन सुविधाजनक प्रतीकों को? बुद्धि वल्लभ सिलवाल के कलम से प्रेरित मूल स्रोतों का हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें और आपको आगे और सोचने पर मजबूर करता रहेगा।